हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे केस स्टडी फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो चलिए लगाइए अपनी आज की क्लास की अटेंडेंस पे, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की केस स्टडीज। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा खासा एक क्वेश्चन है हमारे पास और नीचे मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर जहाँ से मुझे ये पता चले कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। बट यस, कुछ तो बात डेफिनेटली है जहाँ पर ये अबव पैरा वगैरह लिखा है। तो जब हम केस स्टडीज को सॉल्व करते आ रहे हैं, अब हम ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उससे अब आपकी थोड़ी सी हैबिट जनरेट हो गई होगी, केस स्टडीज को सॉल्व करने की तरीका समझ में आने लगा होगा। इसलिए मैं भी ये सोच कर आपको करा रही हूँ 6 चैप्टर में केस स्टडी कि अब आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे तो नहीं है केस स्टडी को सॉल्व करने के, कई हद तक अब आप उसको सॉल्व करना समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नीचे की लाइंस देखूं तो पूछ रहे हैं, बिसाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, स्टेट द 3 other benefits which the CEO might have explained to the general manager that are not given in the above para। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो भी बेनिफिट होते हैं पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब के, उसके अलावा भी कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंस हो सकती हैं या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो यहाँ पर सीईओ ने एक्सप्लेन नहीं किए हैं इस पैराग्राफ में डिस्कशन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन से डिस्कस हुए हैं, उसके अलावा हमें 3 बताने होंगे। ठीक, तो पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, ऐसा कहाँ होता है? पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब स्टाफिंग में। तो इसका मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से है। तो आप लोग पहले वीडियो को स्टॉप करके इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के सारे पॉइंट्स लिख दीजिए ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, और उसके बाद ढूंढना कि कौन से स्टेप्स हैं, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंस है और कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये साथ साथ काम चलते रहना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? Human resources are the most important aspect or the asset of an organization. The ability of an organization to achieve its goal depends upon the quality of its human resource. Definitely human resource किसी भी organization का एक बहुत important asset माने जाते हैं, और अगर आपको अपने organization के goals achieve करने हैं, so definitely वो depend करते हैं कि आपकी quality of human resource कैसा है। The general manager of Allied and Sons, appointed on IIM graduate Pawan Rai, specialized in finance and marketing manager. On monthly evaluation, it was found that Pawan Rai's performance was not up to the expectation and he was not able to meet the monthly target of the organization. तो जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने एक IIM ग्रेजुएट पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जो फाइनेंस में जो था स्पेशलाइज था एज अ मार्केटिंग मैनेजर, मतलब फाइनेंस में स्पेशलाइज था, मार्केटिंग मैनेजर उसको यहाँ पे रख दिया। अब ये देखा गया कि वो अपने मंथली टारगेट से पूरे नहीं कर पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी आस्क्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया सीईओ ने। द सीईओ वाज टोल्ड दैट पवन राय हैज अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बट वाज अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अब देखो, वो फाइनेंस में स्पेशलिस्ट था बट आपने उसको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। तो यही यहाँ पर आपने गड़बड़ की कि आपने पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं किया है। सो द सीईओ discussed this matter with the general manager and explained to him the importance of putting the right person at right job, and he further explained that it would not only lead to the higher performance but would also provide many other benefits। तो उन्होंने कहा कि इससे देखो परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब की वजह से हाइयर परफॉर्मेंस होगा और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उन्होंने एक हाइयर परफॉर्मेंस वाला जो वर्ड है वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, यानी कि इंपॉर्टेंस जो एक हाइयर परफॉर्मेंस वाली है वो तो डिस्कस हो गई है। हमें उसके अलावा कोई भी अब 3 बतानी है, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं बताने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों ने तो सारे पॉइंट्स लिख ही दिए होंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो मुझे यहाँ पर समझ में आती है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके अलावा कॉम्पिटेंट पर्सनल, कि यहाँ से आपको मिलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सनल। अगर आप सही पर्सन को सही
पोजीशन पे रखते हो तो आपको क्वालिफाइड पर्सनल यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा एक थर्ड पॉइंट मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने बाकी पॉइंट्स तो लिख ही दिए होंगे और जो रिमेनिंग 3 थे वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस चीज के बारे में है। लिखा है स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप मोहित हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन स्टाफिंग प्रोसेस का है, तो अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, पहले तुमको यही बोलूंगी कि स्टाफिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है तो फटाफट से एक्रोनिम लिखो, सारे स्टेप्स लिखो, सब कुछ एकदम से याद आ जाएगा और फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से अगले 3 स्टेप्स हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताने हैं स्टाफिंग प्रोसेस के आफ्टर सिलेक्टिंग द हेड्स, यानी कि सिलेक्शन तो हो गया है, मैं क्वेश्चन ना भी पढ़ूं तो भी आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि सिलेक्शन तक आप पहुंच चुके हो। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद के 3 लिखने हैं, बट स्टिल हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, so Mohit, the director of the company, is planning to manufacture the stuffed toys for utilizing the waste material of one of its garment factories. He decided that this manufacturing unit will be set up in the rural area so that people living in the rural areas can have the job opportunities. For this, he selected the Arbaz, Kriti, Lata and Ritik as the head of sales, accounts, purchase and production department respectively. They were differently abled but intelligent and the creative person in designing. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बस उसके बिजनेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज का काम करने जा रहा है वो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके, और रूरल एरियाज में सेटअप किया जॉब अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर राइज करने के लिए। 4 लोगों को रख भी लिया है अपने अपने डिपार्टमेंट में, डिफरेंटली एबल्ड है बट इमेजिनेटिव है, मतलब क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है। तो मतलब बस सिलेक्शन तक के बारे में यहाँ बात हुई है, हमें सिंपली नेक्स्ट 3 स्टेप्स लिखने हैं बच्चे। तो नेक्स्ट 3 स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन के बाद होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो जाता है बच्चों तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो जाने के बाद हम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उसके बाद के स्टेप्स तो आपको पता ही है, हमें जस्ट नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताने थे। स्टेप्स अभी हमारे पास और आगे भी हैं, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग है, फिर कंपनसेशन है, तो स्टेप्स हमारे पास और भी आगे हैं, बट हमें सिर्फ नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताने थे जो हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है स्टेप से रिलेटेड। Identify and explain the 2 steps in the process of the function of management. 2 steps in the process of function of management. तो पहले फंक्शन देखेंगे, फिर उसकी प्रोसेस के 2 स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, डिस्कस्ड अबव, जो यहाँ पर ऊपर डिस्कस हुए होंगे। Also state any 2 steps of the function of management discussed that firm had to perform before performing the above steps. अब यहाँ उन्होंने बोला है वो 2 स्टेप्स और बताओ जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे उससे रिलेटेड फॉर्म को परफॉर्म करने चाहिए अबव स्टेप्स को परफॉर्म करने से पहले। ठीक है जी, पहले देख तो लें कि फंक्शन कौन सा है, और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने मिस किया कि सबसे पहले तो फंक्शन ही हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। चलो, सो द IT major Jipra is terminating the employment of its senior managers if after evaluating their performance against the predetermined standard and if it is founding lacking. So with this disruption, analysis say that the large portion of the employees may become irrelevant unless they learn the new skill and apply the knowledge to work and emerging technologies. तो यहाँ उन्होंने बोला है कि जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब उससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि अगर हमें ये दिखा कि जितने भी हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो हम वर्कर्स को निकाल देंगे, मतलब चाहे सीनियर पोजीशंस के लोग हैं हम उनको निकाल देंगे।
ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, और ऐसा काम हुआ तो ऐसे तो हमारी कंपनी में गड़बड़ हो जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएंगे हमारे सारे एम्प्लॉयज। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जरूरत है कि हम अपने एम्प्लॉयज को नए नए स्किल्स सिखाएं और वो स्किल्स को अप्लाई करें अपने नॉलेज के साथ काम करने में। किस चीज के काम करने में, कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर वो अपने उस नॉलेज का इस्तेमाल करें। ठीक है। सो कंपनी रेडी हो गई टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉय लर्निंग थ्रू इट्स इन हाउस सेंटर। अब अपने यहाँ पर ही उन्होंने लोगों को यहाँ पर वो सब चीजों को सिखाना शुरू कर दिया। कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो लोगों को रखने के बारे में बात कर रहा है, उनको कुछ सिखाने के बारे में बात करता है कि इनको कुछ सिखाना पड़ेगा जिससे वो अपनी जॉब को और अच्छे से कर पाए। तो बेटा फंक्शन तो डेफिनेटली स्टाफिंग का ही है, क्योंकि एम्प्लॉयज के ऊपर वर्क किया जा रहा है यहाँ पर। और स्टेप कौन सा है जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है बेटा, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, क्योंकि जब भी बात होती है लर्निंग की तो लर्निंग हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ही होती है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा उनके अप्रेजल का। तो जैसे ही उनको हम ट्रेन कर देंगे, उनकी परफॉर्मेंस को हमने इवैल्यूएट करना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। अब वो कह रहे हैं ट्रेनिंग से पहले भी 2 स्टेप्स कौन से होते हैं जो इनको परफॉर्म करने चाहिए। तो उससे पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से पहले कौन सा होता है, उससे पहला होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन से भी पहले होता है सिलेक्शन। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आई होप कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अगेन फंक्शन पूछ रहे हैं, लाइंस कोट करनी है फ्रॉम द अबव पैरा एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अब फंक्शन नहीं भी ऐसे पढ़ के पता चलेगा तो यहीं से पता चल गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर हमें ढूंढने हैं। और रिक्रूटमेंट तो किस फंक्शन में आते हैं ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो चलो, पर बच्चों क्यों ना आप लोग एक काम करो, रजिस्टर तो तुम लोग खोल के बैठे ही होगे ना, लिखने का काम भी तो करना होता है, क्योंकि मैम ने बोला है ना कि पढ़ते पढ़ते लिखना भी है, हाथ का पूरा इस्तेमाल करना है आपने। तो बच्चों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए वो कौन सा लॉ था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे जिसका रिकैप दिया था, तो फटाफट से आप सभी लोग एक्रोनिम लिखो, सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिखो, और तो और 3 एडवांटेज और 3 उसके लिमिटेशंस भी लिख डालो, मतलब कि मेरिट और लिमिटेशन। इससे क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अब चाहे क्वेश्चन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछे या उसके बेनिफिट्स या लिमिटेशन पूछे, हमें सब कुछ पता होगा। ठीक है। तो प्लीज अपनी मैम के लिए इतना सा काम कर देना। और ये लो, अगले पॉइंट में इसके एडवांटेज वैसे भी लिखनी है। ठीक है, तो लिख डालो यार, तुम लोग पहले इस काम को कर लो। देखो, सो आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक कोविड-19, किसकी याद दिला दी है, यश पब्लिशिंग लिमिटेड is planning to go digital as the teachers and students are now more interested in e-content। खैर इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ये हम लोग आजकल ई कंटेंट के थ्रू कनेक्ट हो पाए हैं। आजकल हम लोग ये जो कनेक्ट हो पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए हैं ऑनलाइन, वो खैर कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की वजह से ही आए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी हमने उस टाइम पे भी झेल लिया, आगे भी झेल ही लेंगे। तो कहने का मतलब है फिलहाल क्वेश्चन के अंदर कि जब कोविड-19 आया तो उसके बाद ही टीचर्स और स्टूडेंट्स जो थे अब वो बहुत ज़्यादा ई कंटेंट यहाँ पर डिमांड कर रहे थे, तो वो ऑनलाइन आए। एंड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द टॉप मैनेजमेंट द कंपनी डिसाइडेड टू पब्लिश द ई बुक्स। तो उसके बाद उन्होंने ई बुक्स को पब्लिश करना शुरू किया। एंड फॉर द सेम दे हायर्ड अ रिक्रूटमेंट एजेंसी। और उसके बाद उन्होंने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर किया टू टैप द राइट टैलेंट फॉर द जॉब, ताकि वो सही लोगों को सही जगह पर रख सके। तो बेटा यहीं से फंक्शन तो हमें पता चल गया है कि स्टाफिंग के बारे में बात हो रही है। The company also approached a well-established university in the city of Indore to recruit the qualified personnel for the various managerial position। तो कहाँ से लोग रखे जा रहे हैं, एजेंसी आई है, यूनिवर्सिटी से यहाँ पर लोग बुलाए जा रहे हैं। For the post of e-content writer, the company is using the shine.com and monster.com। और तो और यहाँ पर वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ई कंटेंट राइटर को ढूंढने के लिए। लाइंस तो मैंने कोट कर दी हैं, बट कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है जहां पर एजेंसीज के थ्रू यहाँ पर रखे जाते हैं लोग,
बताओ ना, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा यहाँ बात हो रही है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की, ठीक है। तो यहां से तो हमने वो आइडेंटिफाई किया। ये जब यूनिवर्सिटीज में गए तो कौन से वाला सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने कुछ वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया तो ये था हमारा वेब पब्लिशिंग, ठीक है बच्चों। तो ये 3 एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ने एक्रोनिम भी लिख दी होगी, सारे पॉइंट्स लिख दिए होंगे, एडवांटेज भी लिख दी होगी, डिसएडवांटेज भी लिख दी होगी, बट क्या मेरे प्यारे बच्चों ने इन तीनों चीजों को डिफाइन किया? तो कर दो बस, 2-2 लाइन में फटाफट से प्लेसमेंट एजेंसीज, आपका कैंपस रिक्रूटमेंट और वेब पब्लिशिंग को आप लोग लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ, कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया तो भी तुम बहुत कुछ लिख पाओगे, ठीक है। अब 2 एडवांटेज बतानी है, तो 2 एडवांटेज में क्या क्या आता है? वाइडर चॉइस है ना, वाइडर चॉइस है, फ्रेश टैलेंट भी हमें यहाँ पर मिलता है, तो ये लो क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल भी मिलते हैं, तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा डन डनाडन डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगेन हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। अब एक्सटर्नल तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर चुके हो। अब इस क्वेश्चन के लिए फटाफट से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के टाइप्स लिख दो और उसके 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिख दो। 3-3 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन क्या है, New Range is a chain of departmental stores in India with 56 outlets. It sells the best product at the lowest price. The Human Resource Department takes care to select, train, motivate, and retain the employees. Currently, it has 170 full-time employees and 30 part-time employees. तो फिलहाल जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसके अंदर मेन बात ये है कि एक न्यू रेंज कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है इंडिया के अंदर, 56 आउटलेट्स हैं और अभी जो उनके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं करंटली 170 फुल टाइम है और 30 पार्ट टाइम लोग हैं यहाँ पे। सो फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड थ्रू दी प्राइवेट कंसल्टेंट्स, कि जब उन्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए लोग चुनने होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं इस चीज को करने के लिए? प्राइवेट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। एंड these professional recruiters can entice the needed top executive from the other companies by making the right offers. और ये बेसिकली प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो हमारे लिए बेस्ट एग्जीक्यूटिव्स सिलेक्ट करके देती हैं। Employees appointed at the entry level are recruited through walk-in. उसके अलावा एंट्री लेवल के लिए लोगों को वॉक इन के थ्रू यहाँ पर चुना जाता है। तो याद कर लीजिए कि वॉक इन कहाँ पढ़ा था आपने। फॉर दैट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, जिसके लिए एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है जिसमें जॉब की पूरी डिटेल्स जो है वो लिख दी जाती हैं। ओके, New Range also encourages the present employees or their friends and relatives to refer the candidates. Present employees को भी ये कहा जाता है कि अगर उनके भी कोई friend और relative हैं जो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं काम करने के लिए तो वो भी recommend कर सकते हैं। They also visit some of the reputed educational institutions to hire some of the most talented and promising students as its employees. उसके अलावा वो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी गए जहाँ पर उन्हें टैलेंटेड और अच्छे स्टूडेंट्स मिले जिनको वो अपने यहाँ पर हायर कर सकते थे। So New Range shifts the workforce from the surplus department to those where there is a shortage of staff instead of laying them off. अब उन्होंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, तो इंस्टेड कि वो सरप्लस डिपार्टमेंट से लोगों को निकालते, उन्होंने वहाँ से अपनी वर्कफोर्स को शॉर्टेज वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। बाकी सब तो छोड़ो, ये शिफ्टिंग वाला पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जब सरप्लस डिपार्टमेंट से शॉर्टेज डिपार्टमेंट में हम अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? वो पहली बात तो एक इंटरनल सोर्स है, कहीं बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, और उसमें भी कौन से वाला है बेटा? सिर्फ ट्रांसफर। बट वहीं पे अगर ये हायर लेवल की शिफ्टिंग होती तो ये प्रमोशन हो जाता। अब ऊपर अगर एक्सटर्नल सोर्सेज की हम बात करें, टॉप लेवल को यहाँ पर चुना जा रहा है, तो जब टॉप लेवल को यहाँ पर बेटा चुना जा रहा है
तो इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये हमारे कुछ प्राइवेट रिक्रूटर्स होते हैं जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब बात हुई कि वॉक इन के लिए आ जाइए, नोटिस बोर्ड लगा है, जॉब्स का डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ बात हो रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। वॉक इन आपने इसी के अंदर पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जब उन्होंने अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज को कहा कि आपके पास भी अगर कोई जान पहचान के लोग हैं तो उनके नाम बता दो, तो यहाँ कहा जा रहा है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, और यहाँ पे सब जगहों पे लोग बाहर से ही आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल के ही ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे थे, तो यहाँ बात हुई है कैंपस रिक्रूटमेंट की, ठीक है। तो अब सभी की दो दो लाइनें आप लोग लिखेंगे ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए कि किसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। तो सभी की जो की लाइंस हैं जो आपको पता है, आपने नोट्स में पढ़ी है, वो सारी आपको यहाँ पर साथ साथ लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता करना है, आइडेंटिफाई एंड मेक अस अंडरस्टैंड द मेजर अडॉप्टेड बाय मिस्टर सोधी टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पे काम हो रहा है, और स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए हमें पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जॉनसन ब्रदर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स द बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंट मशीन्स। Mr. Roshan Sodhi, director of the company, has decided to install an imported plant making the best quality bearing at the low cost. The plant was installed. When production started with the help of the new plant, he realized that he did not succeed in his objective. On scrutiny, it transpired that the employees had not understood properly the mechanism of the new plant. So, Mr. Sodhi decided to remove this shortcoming of the employees. Consequently, soon this weakness of the employees were removed. But Mr. Sodhi was not yet satisfied with the performance of the employees, so he once again resorted to scrutinize the matter. This time he found that while operating the machine, the tools required by the employees were not found at their proper place, and due to this reason there had also occurred unnecessary wear and tear of the machines. तो यहाँ कुछ ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ी है कि सामान अपनी अपनी जगह पर नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऑल्सो नोटिस दैट मेनी एम्प्लॉयज वॉन्डरिंग, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं एमलेसली, बिना किसी कारण के, इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट द प्रॉपर प्लेस, यानी कि अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, ना सामान अपनी जगह पर है, ना लोग अपनी जगह पर है। In the meanwhile, he also received a complaint that employees had been thrown out of the service because of little deficiency in the performance and was not given any hearing to defend himself, whereas many other employees with similar nature of performance were still working in the company. उसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों को उनके काम से निकाल दिया गया छोटी मोटी गलतियों के लिए भी, और कुछ ऐसे लोग अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो सेम मिस्टेक कर रहे हैं, सेम परफॉर्मेंस है। तो क्वेश्चन तो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि वर्कर्स की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर फॉलो करना है। स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ही आता है, और उसी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी थी, बट मैं कहूँगी कि डेफिनेशन के साथ साथ आप इसके बेनिफिट्स भी लिखेंगे, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज एंड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अपने रजिस्टर या कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है, क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी। तो 3-3 पॉइंट्स आप दोनों के लिखेंगे, इन्होंने नहीं पूछा है लेकिन आप अपने रिवीजन के लिए लिखेंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि डिस्कशन तो नहीं है, नीचे उन्होंने पूछा तो नहीं है, बट एग्जाम में अगर पूछ ले तो कहीं हद तक आपको कोई एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिकॉल हो रहा होगा जब ये बात बोली जा रही है कि सामान अपनी जगह पर नहीं है, ना लोग अपनी जगह पर है। तो ये कौन से चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, ऑर्डर वाला प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। और यहाँ जब उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को निकाल दिया गया छोटी मोटी गलतियों के लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं जिनकी सेम परफॉर्मेंस है, तो एक प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर और दिख रहा है जो वायलेट हो रहा है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ये दो हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसका डिस्कशन है, तो क्या पता एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, ठीक। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सजेस्ट एंड डिस्क्राइब द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग बताना है। तो कितने मेथड ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों ने पढ़े हैं, कौन से 2 टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
So Usha, the chief manager of a company utilizing the highly sophisticated machine and equipment, emphasizes the importance of the proper training for the employees. So Usha जो कि चीफ मैनेजर है कंपनी की, वो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन और इक्विपमेंट को यहाँ पर यूज करते हैं ताकि ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो एम्प्लॉयज को समझाई जा सके. सो शी बिलीव्स दैट इंश्योरिंग एवरी वर्कर इज फुल्ली ट्रेन्ड बिफोर ऑपरेटिंग द एडवांस मशीन इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द वर्क प्लेस सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. और उसका ये कहना था कि किसी भी मशीन के ऊपर काम करने से पहले, कि कोई भी अगर आप एडवांस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वर्कर की सेफ्टी, एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि पहले उन्हें उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए. तो वो कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जो ये कहता है कि मशीन का इस्तेमाल करने से पहले आपको वर्क प्लेस से अलग ले जाया जाएगा, पहले डमी पे सिखाया जाएगा, फिर आपको एक्चुअल वर्क प्लेस पे ले जाया जाएगा. तो मैंने पूरे कीवर्ड्स आप लोगों के सामने यहाँ पर यूज़ किए हैं जो इंडिकेट करते हैं वेस्टिबूल ट्रेनिंग को. और ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, ऑफ द जॉब मेथड में. ठीक है, तो बच्चों मैंने आइडेंटिफाई करके तो लिख दिया है, बट इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, जो 2-3 पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो आप लोग ज़रूर लिखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टाफिंग की कुछ केस स्टडी अलग अलग टॉपिक से. आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे, पता चल रहा होगा कि कहाँ कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आपने सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छे से किया होगा, आप रजिस्टर अपना अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे. तो बच्चों अब आपका काम क्या है, जो मैंने कहा है लेक्चर के दौरान कि क्या क्या आपको करना है वो कंप्लीट करेंगे, केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे. अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 की केस स्टडीज के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.